Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our fifth session of interview preparation. तो आज के सेशन में जो हम बात करेंगे आज के सेशन में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट और उसके अलावा सॉल्यूशन वाले कुछ टॉपिक्स होंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। तो ये दो चैप्टर्स हैं, इनसे ये आज का सेशन बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से क्वेश्चन हैं फिर वही बात कि यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। कोशिश करें आप इनको देखें, वीडियो स्टॉप करें, इनके आंसर करने की कोशिश करें। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते उसके बाद वीडियो देखें सो दैट आपकी असेसमेंट भी हो जाए और फिर आप उन क्वेश्चन को देखें। तो सॉल्यूशन और एसिड बेस एंड साल्ट में से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोनोवल ऑफ रूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिलिक्वेसेंस। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ इफ्लोरेसेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट, मोलर और मोलल, एंड द आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मोलर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्जुगेट सोल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट है व्हाई इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है गिव एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आयन हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम और सीजियम। ये दोनों कैटाइंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलैलिटी और मोलैरिटी, एम आर एम, स्मॉल एम आर कैपिटल एम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ मोलर फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी। ये कंपाउंड्स नहीं है, कंपोनेंट्स इक्वल टू यूनिटी और वाई, ये इसका ख्याल रखें, ये कंपोनेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैकमैन थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन CCl4। नेक्स्ट है टेल द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड कॉपर सल्फेट, CuSO4 है यहाँ पे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है वाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओबेड व्हेन सॉल्यूशन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राउट्स लॉ। नेक्स्ट है व्हाट इज pH स्केल, हाउ टू फाइंड pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नेक्स्ट है व्हाट आर एम्फोलाइट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साल्ट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फैक्टर विच इफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। And next is what is bubble point. These are some question which should be explained in this session. And the first question is explain ideal and non-ideal solution. Ideal solution क्या होता है? The solution which obey Raoult's law at all concentration and follow the condition. ठीक है कि ऐसा solution जो क्या करते हैं, Raoult's law को obey करते हैं at all concentration, उसको हम क्या बोलते हैं, ideal solution. और इसमें चंद एक पॉइंट्स आपने याद रखना है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ जो सोल्यूशन है वो भी ज़ीरो होती है, इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम वो भी आपके पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। मसलन सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, हीट चेंज नहीं होगी। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं कि सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्राम राउट्स लॉ, कि वो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, मसलन वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है इसमें दो कंडीशन है ना, एक डेविएशन, अब राउट्स लॉ से डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन है, एक नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन क्या होती है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या हों, ग्रेटर हों देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या मतलब, मसलन आपके पास ये A और A, ये कोई सोल्यूट है, प्लस B और B, ये भी कोई आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। अब इनकी आपस में अट्रैक्शन अगर कम है, ठीक है,
कि ए के साथ अट्रैक्शन कम है, बी के साथ अट्रैक्शन कम है, मगर आपके पास क्या है, जब इन दोनों को मिक्स में करता हूँ और ए और बी की जो अट्रैक्शन है वो इसके मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन के अंदर जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस तरह की जो डेविएशन होती है, सोल्यूशन होता है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं जी। इसकी याद रखें, नेगेटिव जो आपके पास डेविएशन शो करते हैं जो सोल्यूशन, इसकी जो इंथाल्पी चेंज है वो भी नेगेटिव, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वो आपके पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। और इसी तरह जो डेल्टा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा वी, वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह के इसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। ओके, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूशन इज स्मॉलर देन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मसलन सोल्यूशन जैसे ए अगर सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ए और बी में मालिक्यूल्स में स्ट्रॉन्गर होगी, मगर जब इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो ए और बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास क्या होगी, वीक होगी। तो इस तरह के सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसमें जो इंथाल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव होगी और आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखने जी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सर। एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होता है कि ए मिक्सर ऑफ लिक्विड जो कि क्या करता है, बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड, कि ये एक मिक्सर होता है। ठीक है, लिक्विड का मिक्सर होता है जो कि बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जस्ट लाइक ए प्योर लिक्विड, एंड हैज सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। और इसके वेपर फेज की कंपोजिशन और लिक्विड फेज की कंपोजिशन सेम हो, जस्ट लाइक बिहेविंग, वो किस तरह बिहेव करते हैं, सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सर को एजियोट्रॉपिक मिक्सर बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट वाइल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, के ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 4 टाइप्स की होती हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी आपके पास क्या हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब चंद एक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा, ये पॉइंट याद रखना है। इसी तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आपने याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज़ ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ड्यू पॉइंट क्या होता है कि व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड कंडेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वेपर और ए लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन एंड रेस्ट ऑफ द लिक्विड इज कम्प्लीटली वेपोराइज। कि ये क्या होता है कि जब आपके पास कोई वेपर है, उसका फर्स्ट ड्रॉप जब कंडेंस होता है, ड्यू बनती है, शबनम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ड्यू लाइक अपीयरेंस होती है कि वेपर्स का पहला ड्रॉप अगर कंडेंस हो जाए उसको भी ड्यू पॉइंट बोलते हैं, या जितने भी आपके पास लिक्विड था सारा इवापोरेट हो गया और लास्ट अगर वेपर्स आपके पास रहता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जब बाकी सारा कंप्लीटली वेपराइज हो जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं जी, याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोनोवलोफ रूल। कोनोवलोफ रूल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है कि फॉर बाइनरी सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फॉर बाइनरी सोल्यूशन वेपर फेज इज रिचर इन दैट कंपोनेंट्स हुज एडिशन काजेज इंक्रीज इन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। मसलन आपके पास क्या है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास एक सोल्यूशन है और वो बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब उसमें 2 कंपोनेंट है और उसमें अगर हम मसलन ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमें ये बताएगा कि वेपर्स जो होंगे वो किस फेज़ के रिचर होंगे। 2 कंपोनेंट हैं तो कौन से फेज़, मसलन आपके पास सोल्यूट उसमें ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो इस बारे में हमें बताएगा कि आपके फॉर बाइनरी वेपर फेज इज़ रिचर इन दैट कंपोनेंट हुज एडिशन काज इंक्रीज इन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, के उस फेज़ के उस कंपोनेंट के वेपर ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसकी एडिशन से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है।
ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होते हैं। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, कोनोवलोफ रूल बोलते हैं। क्या मतलब, आपके पास एक सोल्यूशन है, ये हमारे पास बीकर है, इसमें दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है ए और बी दूसरा कंपोनेंट है बी। अगर मैं कहता हूँ मैं इन दोनों को डालता हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बी कंपोनेंट के डालने से वेपर प्रेशर इस लिक्विड का क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाते, ज़्यादा हो जाते। इट्स मीन अब अगर इसके मैं वेपर्स को एनालाइज करूंगा तो इसके वेपर्स ज़्यादा किसके होंगे, बी वाले कंपोनेंट के वेपर ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ए। इस रूल को कोनोवलोफ रूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिलिक्वेसेंस। डिलिक्वेसेंस क्या होते हैं कि ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड गेट डिजॉल्व इन इट। कि कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जब क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, नमी को एब्जॉर्ब करता है एयर से और उसी में डिजॉल्व हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डिलिक्वेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होते हैं कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गिव अप देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू एटमॉस्फेयर एंड चेंज टू डिहाइड्रेटेड फॉर्म। कि कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है और जब वो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो हैं वो क्या है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब उड़ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं जी। नेक्स्ट है वाई विच सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, मोलर आर मोलल एंड वाई। अच्छा जी, क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि विच सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, मोलर आर मोलल, कौन सा डाइल्यूट है, तो अगर आपने आंसर कर दिया मोलर, फिर तो आगे वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। ठीक है, वहाँ से बात ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने आंसर किया मोलल देन यू आर राइट, तो फिर वो आंसर पूछेगा वाई। तो याद रखें मोलल सोल्यूशन जो है, जिसको स्मॉल एम से शो करते हैं, ये ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं। वजह क्या है, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मोलल को स्मॉल एम से शो करते हैं और मोलर को कैपिटल एम से शो करते हैं। मोलल सोल्यूशन क्या होता है कि आप क्या करें, 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करें, सोल्यूट को आप डिज़ोल्व करें किस में, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, तो इससे जो सोल्यूशन बनता है उसको मोलल बोलते हैं। और मोलैरिटी क्या होती है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट आप लें और उसको वाटर या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें और टोटल वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, 1 डेसीमीटर क्यूब, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब हम दोनों सोल्यूशन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास क्या है, मोलल सोल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट जो है 1 kg सॉल्वेंट है, जो कि लार्ज अमाउंट है। ठीक है, सो इस वजह से सॉल्वेंट जब ज़्यादा होते हैं तो वो सोल्यूशन आपके पास क्या होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। और मोलर सोल्यूशन में चूंकि टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का 1 डेसीमीटर क्यूब है, इट्स मीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटिटी देखें तो वो काफ़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, वो डाइल्यूट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन क्या होती है, इसके बारे में आप बताएं जी। तो ये एक कंसंट्रेशन टर्म है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम कहते हैं कि रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये बेसिकली रेशो होती है, किसकी रेशो होती है, कि जो कंपोनेंट जिसकी आपने फ्रैक्शन मालूम करनी है डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट। ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी हों, और इसको डिनोट करते हैं किससे, एक्स से। एक्स की जस्ट लाइक एक्स तो नहीं होता, एक्स लाइक सिंबल होती है इसकी। ठीक है, ओके। और एक और बात भी इसमें चंद एक पॉइंट्स याद कर रखें कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन वो किसके बराबर हो जाएगा, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन की कोई भी आपके पास यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्यों यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये आपके पास क्या होती है, रेशो होती है। ओके, और एक और बात भी याद रखें, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। ये पॉइंट भी आपने एडिशनल तौर पे याद रखना है। टेम्परेचर पे वो चीज़ डिपेंड करती है जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉन्जुगेट सोल्यूशन। कॉन्जुगेट सोल्यूशन क्या होते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्जुगेट सोल्यूशन। कॉन्जुगेट सोल्यूशन क्या होते हैं, दो सोल्यूशन आर लिक्विड्स लेयर विच आर द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सोल्यूशन। मसलन हम ऐसे सोल्यूशन जब बनाएं जो आपस में कंप्लीटली मिसिबल ना हो, 2 लेयर्स हों, तो जो नीचे वाली लेयर होती है तो ऊपर वाले इसका कॉन्जुगेट सोल्यूशन और ऊपर वाले का नीचे वाले इसका कॉन्जुगेट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों जो लेयर्स होती हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बेसिकली इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। मतलब फिनॉल वाटर सिस्टम है, ट्राई इथाइल एमाइन ये वाटर सिस्टम, या निकोटीन वाटर सिस्टम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर क्या होते हैं एंड मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर क्या होते हैं। ओके, दो तरह के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होते हैं जिसको नेगेटिव डेविएशन जिनकी होती है तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं, और जिनकी पॉजिटिव डेविएशन होती है उनको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर क्या होते हैं कि व्हेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट एंड अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट, कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, और उसमें अट्रैक्शन जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, देन वेपर प्रेशर विल डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर कम होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस। ठीक है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में जो सोल्यूशन बनते हैं, तो सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है सोल्यूट को ऐड करने से, और जो बॉइलिंग पॉइंट है जब वेपर प्रेशर कम होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है। और इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, हीट इज़ इवॉल्व, डेल्टा एच नेगेटिव होगी एंड वॉल्यूम इज़ लोअर, और वॉल्यूम कम हो जाएगा, मसलन डेल्टा वी जो है वो भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कौन सा सोल्यूशन है जिसमें अट्रैक्शन होगी, मसलन HCl एंड वाटर। HCl को जब ऐड करते हैं वाटर में तो आपके पास क्या होती है, HCl नॉन वोलेटाइल है, तो आपके पास इसको जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये इसमें अट्रैक्शन आ जाती है जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एक सोल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है जिसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर या इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो जो अट्रैक्शन होती है सोल्यूट सॉल्वेंट की वो आपके पास क्या होती है, वीकर हो जाती है देन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले में उनकी वीक हो जाती है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से मुराद है सोल्यूट की इंट्रैक्शन या सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन, उनके मुकाबले में सोल्यूशन में जो इंट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, और वेपर प्रेशर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सच सोल्यूशन में क्या होता है, हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, मसलन डेल्टा एच पॉजिटिव होगी और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मसलन डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगी। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। कि आपके पास क्या होते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल आपके पास क्या हो, सोल्यूट हो, और सोल्यूट की कंडीशन क्या है कि नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन वोलेटाइल का मतलब वोलेटाइल ना हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डिसोसिएट ना हो, तो उसको हम क्या 1 kg सॉल्वेंट में जब उसको ऐड करते हैं तो उस टाइम जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KF से रिप्रेजेंट करते हैं जी। नेक्स्ट है वाई इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल, के जो गाड़ियों के जो रेडिएटर है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल को क्यों ऐड किया जाता है। तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस फिनोमेना की वो क्या है कि ये एंटी फ्रीज के तौर पे काम करते हैं इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल। ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है एंटी फ्रीज है, ठीक है। इसमें जो सोल्यूट है वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, विच इज़ नॉट ओनली कम्प्लीटली मिसिबल विद वाटर बट हैज़ ए वेरी लो वेपर प्रेशर एंड नॉन वोलेटाइल इन कैरेक्टर। कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये मिसिबल है वाटर के साथ, और इसके अलावा इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है और नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं, लोअर करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को भी राइज कर देते हैं, ठीक है। अब विंटर में क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स ए कार बाय प्रिवेंटिंग द लिक्विड इन द रेडिएटर फ्रॉम फ्रीजिंग, कि उसमें जो लिक्विड होता है वो फ्रीज होने के चांसेस होते हैं, मगर इसको ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। ओके और हॉट समर में इसको ऐड करते हैं, उसमें इसका क्या पॉइंट है, ओके तो ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है और उसकी बॉइलिंग से क्या करते हैं, बचाता है, बॉइलिंग ओवर से बचाते हैं, सिंपल। गिव एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।
तो गोलीगेटर प्रॉपर्टी की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें मालिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, इसी तरह लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन आइसक्रीम मशीन बाय एडिंग पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट को ऐड करते हैं जिसकी वजह से आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़ नहीं होती, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तीसरी जो एप्लीकेशन है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल बाय एडिंग इथाइलिन ग्लाइकोल। ये भी बात कर ली कि इथाइलिन ग्लाइकोल को जब डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है जिसकी वजह से सर्दियों में लिक्विड फ्रीज़ नहीं होता, और इसी तरह गर्मी उसको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से गर्मियों में ज़्यादा जल्दी बॉयल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। The process in which water molecules surround and interact with solute ions or molecule is called hydration। ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मालिक्यूल क्या करते हैं, सोल्यूट मालिक्यूल्स को सराउंड करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, मालिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह जो होते हैं ये बाय मीन्स ऑफ हाइड्रेशन जुड़े होते हैं आयंस के साथ। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये बेसिकली रिएक्शन होते हैं इन विच ए साल्ट और आयनिक स्पीशीज रिएक्ट विद वाटर एंड गिव एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। कि ये बेसिकली एक रिएक्शन है जिसमें साल्ट या कोई भी आयनिक स्पीशीज़ क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन क्या करती है, देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम और सीजियम। दो आयन्स हैं लिथियम और सीजियम, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी जी? तो अगर आपने सीजियम की बात कर ली कि सीजियम की, तो फिर तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं करेगा, मगर जब आपने आंसर किया कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर आपसे वो वाई वाला पूछ सकते हैं कि वाई, ठीक है, क्योंकि जब गलत कर दे तो फिर तो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो याद रखें हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली द प्रोसेस इन विच वाटर मालिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद द सोल्यूट मालिक्यूल्स आर आयन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। कि कोई सोल्यूट या आयंस है जिसमें वाटर मालिक्यूल उसको सराउंड करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और उस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है उस प्रोसेस को, इस प्रोसेस में उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अब इसको कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, तो ये बेसिकली साइज ऑफ मालिक्यूल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना साइज छोटा होगा इतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, और जितना चार्ज ज़्यादा होगा इतनी हाइड्रेशन एनर्जी। ग्रेटर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज, ग्रेटर नंबर ऑफ मालिक्यूल विद surrounded, so greater will be hydration energy। अब hydration energy of lithium is greater than cesium। रीजन क्या है कि hydration energy of lithium is greater than cesium because lithium has greater charge density, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीजियम। अब लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। जब सीजियम की बात करेंगे तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, चार्ज तो सिमिलर है, साइज़ बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, उस वजह से उसकी हाइड्रेशन भी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर विच इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, स्मॉल एम और कैपिटल एम। ये बेसिकली पूछ रहा है कि कौन से इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दो टर्म्स आपसे पूछ रहा है, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी और दूसरी टर्म है स्मॉल एम, इसका मतलब होता है मोलैलिटी। इन दोनों में से कौन सा आपके पास क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस बारे में ये पूछ रहा है जी। सो व्हाट विल बी योर आंसर। याद रखें बच्चों, जो आपके पास मोलैरिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो जिस टर्म में वॉल्यूम वाली टर्म आ जाए ना, टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर को चेंज करने से उस पर के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जब मोलैरिटी की बात करते हैं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व है। जब हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट का भी मैस लिखा है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो मोलैलिटी होती है स्मॉल एम वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मगर जो मोलैरिटी होती है कैपिटल एम वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी वाई। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होती है ये रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। सो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस की होगी वो हमेशा आपको पता है उसकी जो मोल फ्रैक्शन जो हम ले रहे हैं वो यूनिटी से कम होगी, ठीक है। मसलन 3 कंपोनेंट है तो हर एक की 1 से क्या होगी, कम होगी। तो जब इन सब की ये बेसिकली सारी फ्रैक्शंस है ना, ठीक है, सारी 1 से कम होगी, मगर सबको जब हम क्या करेंगे एड अप करेंगे तो टोटल आपके पास क्या होगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मसलन 3 कंपोनेंट्स हैं तो फिर भी 1, 5 कंपोनेंट है फिर भी 1, 10 कंपोनेंट हैं फिर भी 1 के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज बेकमैन थर्मोमीटर, एक्सप्लेन इट।
कि थर्मोमीटर, बेकमैन थर्मोमीटर क्या होता है इसके बारे में बताएं। तो बेकमैन थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू नोट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि ये फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आती है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, उसको नोट करने के लिए एक थर्मोमीटर यूज़ होता है, उसको बेकमैन थर्मोमीटर बोलते हैं। और ये इसकी इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये 0.01 डिग्री तक ये क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। सो इस थर्मोमीटर से हम उनको आसानी से मेजर कर सकते हैं, जो कॉमन होते हैं उससे नहीं होता जी मेजर। ओके, नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन CCl4, के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बताएं जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, वाटर में सॉल्युबल हो बट इनसॉल्युबल हो इन CCl4। अच्छा बेटा, इसका याद रखने आपने, नॉर्मली हम बात ये कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, वाटर में हल नहीं होते, मगर ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं मगर CCl4 में जो नॉन पोलर सॉल्वेंट और बेंजीन वगैरह इसमें वो हल नहीं होते। वजह क्या है कि ग्लूकोज में OH ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर के साथ और ईजीली इसके साथ क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, मगर ये CCl4 में सॉल्युबल नहीं होते। तो इसके एक्सप्लेन कर लेना है। फिर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। CCl4 being non-polar molecule cannot break the hydrogen bonding among the glucose molecule, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर है, वो वीक फोर्सेस होती हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर सकती। वाटर पोलर सॉल्वेंट है, सो इट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ ग्लूकोज एंड डिजॉल्व इन इट, ठीक है। सिमिलरली शुगर कैन इज नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। ओके, नेक्स्ट जी, टेल द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, और दूसरा आपके पास क्या है, एंड कॉपर सल्फेट, के जब इनकी आप क्या करें, सोडियम एसीटेट है और कॉपर सल्फेट है, इनकी नेचर बताएं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो याद रखें बच्चों, ये दोनों हाइड्रोलिसिस करेंगे। आपके पास सोडियम एसीटेट जो है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट जो है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। कैसे कि याद रखें कि साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वाटर एंड गिव बेसिक सॉल्यूशन। अब आप देखें ये साल्ट है बेसिकली ना, किस एसिड का है, एसिटिक एसिड का। ये वीक एसिड है, वीक एसिड का साल्ट हो और उसके साथ प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये जो साल्ट देंगे, अगर इनका वाटर के साथ आपने रिएक्शन कराया तो ये बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। क्यों? रिएक्शन क्या होते हैं बेसिकली कि जब आप क्या करते हो, सोडियम एसीटेट को वाटर में ऐड करते हो, ठीक है, जब इसको वाटर में ऐड करते हो, सॉरी सोडियम एसीटेट तो ये नहीं है, ये और है। अच्छा, अब क्यों ये ऐसा होता क्यों है, तो आप सोडियम एसीटेट को देखो, CH3 COO नेगेटिव ये बन जाएगा, प्लस आपके पास सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, कैसे, HOH, ठीक है। ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, आपके पास क्या करेगा, OH आयन देगा, ठीक है। इस वजह से ये सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, कि साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वाटर एंड गिव बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप OH की वजह से ये क्या करेगा, बेसिक सॉल्यूशन। अब इसी तरह जो कॉपर सल्फेट है, ये एसिडिक सॉल्यूशन देता है जब इसको वाटर में रखते हैं। अब इसका क्या रीज़न है, देखो कि कॉपर सल्फेट बेसिकली क्या है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम या कॉपर सल्फेट, ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। क्यों? इनकी हाइड्रोलिसिस में स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस होते हैं और वीक बेस प्रोड्यूस होते हैं। क्या आपके पास बेसिकली क्या है, कॉपर सल्फेट है, इसको जब आप क्या करते हो, वाटर में डालते हो 2H2O, तो आपके पास एक बेस बनती है, एक एसिड बनते हैं। बेस कौन सी बनती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनती है, CuOH2, ठीक है। और एसिड कौन सा बनता है, H+ बनता है। H+ इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ आपके पास सल्फेट आयन बनते हैं -2 SO4 -2, ठीक है। अब इन प्रोटॉन की वजह से, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें आपने कि आपके पास क्या हो, कॉपर सल्फेट जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, और दोनों ये भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसी तरह जो सोडियम एसीटेट है वो बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड व्हेन सॉल्यूशन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूट, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओबेड व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट और जब डाइल्यूट होते हैं। रीजन क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कहते हैं व्हेन सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन द सेम। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जाहिर है आयोनाइज नहीं होगा तो पार्टिकल सेम रहेंगे, बिकॉज इट डज नॉट आयोनाइज एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड। कहते हैं इफ द सोल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे सोल्यूशन में जब डालेंगे, जाहिर है वो आयोनाइज होगा ड्यू टू आयोनाइजेशन, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जैक्टली ओबेड। ये मसला है। अब डाइल्यूट क्यों करते हैं? इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूट पार्टिकल विल बी फार फ्रॉम ईच अदर एंड देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड। बट इफ सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, तो तब क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली ओबेड नहीं होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, के जो आइस है इसके मेल्टिंग पॉइंट को आप कैसे लोअर करते हैं। तो याद रखें NaCl एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, कि NaCl और पोटेशियम नाइट्रेट जो है बेसिकली क्या होते हैं, एंटी फ्रीज होते हैं। ये क्या करते हैं, डिप्रेस फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू मेल्ट द आइस फ्राम द रोड इन विंटर, के विंटर्स में जो रोड के ऊपर आइस वगैरह होती है उसको मेल्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है इनको जब स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस NaCl एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, व्हाट इज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होते हैं जी। राउट्स लॉ हम क्या कहते हैं, इट्स व्हाट इंट्रोड्यूस बाय FM राउट्स इन 1887। क्या होता है जी, कि जब सॉल्यूट आपके पास क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, और सॉल्वेंट क्या हो, वोलेटाइल हो, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट above a solution is equal to the product of vapor pressure of the pure solvent and its mole fraction in solution। कि जो वेपर प्रेशर है किसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के ऊपर, उस वो क्या होगी, वो बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। कि प्योर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कितना है और उसका आपके पास मोल फ्रैक्शन कितने सॉल्यूशन में, उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसको राउट्स लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज pH स्केल, हाउ टू फाइंड pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। pH स्केल बेसिकली सोरेंसन ने इंट्रोड्यूस किया था टू मेजर द एसिडिटी और बेसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। pH स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम क्या बोलते हैं, pH इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए ये फार्मूला यूज़ नहीं होता। pH आपके पास क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसनट्रेशन, ठीक है। अब ये फार्मूला आपके पास वीक एसिड या वीक बेस के लिए यूज़ नहीं होता। वीक एसिड या वीक बेस के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, अब वीक एसिड है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा pH इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू सी और इसका अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें Ka क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, और आपके पास जो C है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, और आपके पास जो X है लॉग ऑफ CX X है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। खैर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना करें आप, ये जो लास्ट फार्मूला है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से आप मल्टीप्लाई करें और इसका माइनस लॉग लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। और ये आपके पास क्या है, वीक एसिड की ऐसे pH कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह अगर वीक बेस है तो उसकी आप कैसे आपके pH कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास उसके लिए आपके पास फार्मूला है, तो उसकी आप pOH कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपके पास इसी को अगर मैं चेंज करूं, जस्ट अ मिनट, कि आपके पास जो pOH है ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस लॉग ऑफ Kb इंटू सी, ये इसके बराबर होगा। और इसमें Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ B, और C उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो इससे आप वीक एसिड या वीक बेस की इस तरह pH कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स क्या होते हैं जी, एम्फोलाइट्स के बारे में बात करें तो एम्फोलाइट क्या होते हैं कि दीज आर कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप एंड देयरफॉर एग्जिस्ट एज ज़्यूटराइन। कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप भी होते हैं, बेसिक ग्रुप भी होते हैं, और ये ज़्यूटराइंस के तौर पे ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एट सर्टेन pH, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे जो मालिक्यूल है वो ज़्यूटराइन के तौर पर क्या करे, एक्ट करे। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे आपके पास इमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो इसमें इसकी कैटेगरी में आते हैं जी। उसके बाद है व्हाट इज़ साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस से क्या मुराद है कि जब किसी हम क्या करते हैं, साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो साल्ट के जो आयंस हैं वो वाटर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और काज करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस आयनिक इंट्रैक्शन ऑफ वाटर, आयनिक इंट्रैक्शन विद वाटर को हम क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब अगर कैटायन इंट्रैक्शन कर रहा है तो उसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और अगर एनायन इंट्रैक्शन कर रहा है तो उसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है।
और ये भी याद रखें कि हाइड्रोलिसिस जो है ये रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर विच इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब इनमें चंद एक मेंशन करते हैं यहाँ पे। पहले है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो याद रखें एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या मतलब, आप देखें HF है इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, ठीक है, विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन NH3 एंड विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन CH4, ठीक है। अब देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF में ज़्यादा है, तो इसकी एसिडिटी भी आपके पास क्या है, ज़्यादा है। इसके अलावा आप नाइट्रिक एसिड को देखें, कार्बोनिक एसिड को देखें और बोरिक एसिड को देखें, तो उसमें भी नाइट्रिक एसिड ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम और ईज़ ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि जितना सेंट्रल एटम का साइज़ बड़ा होगा इतनी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके लिए आपके पास बेहतरीन वो है कि HF जो है इज़ वीकर एसिड देन HCl विच इज़ वीकर एसिड देन HBr विच इज़ वीकर देन HI। क्यों HI सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों कि HI में जो सेंट्रल एटम आयोडीन है उसका साइज़ बड़ा है और ये आसानी से प्रोटॉन को फिर क्या करे, रिमूव कर सकता है। इसी तरह दो फैक्टर हो गए। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ अगर ऑक्सी एसिड वो एसिड होते हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड होते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा है तो इतनी उसकी स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं वन बाय वन हर एक की बात करता हूँ। पहला हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कहते हैं कि वाटर के अंदर ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड, और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर OH आयन दे उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। उसके बाद लिविस आता है। लिविस कहता है कि ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसको हम बेस कहते हैं, और ऐसी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है उसको लोरे-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऐसी स्पीशीज़ जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड होगा, और ऐसी स्पीशीज़ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो आपके पास क्या होगा, बेस होगा। वही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। कॉन्जुगेट और उसका एसिड, इसमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस एक प्रोटॉन को होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके मुताबिक आपके पास ऑक्साइड को वो बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं जी। लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि ये क्या कहता है कि आपके पास एसिडिक ये ऑक्साइड को, कि ऐसी स्पीशीज जो ऑक्साइड को एक्सेप्ट करे वो एसिड होगी, और ऐसी चीज़ जो ऑक्साइड को डोनेट करे, ऑक्साइड को एक्सेप्ट ना करे, तो वो क्या होगी, बेस होगी जी। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होती है जिसको शहाब या हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इनको देख भी लेना है थोड़ी डिटेल में। अच्छा, ये जितनी भी मैं कॉन्सेप्ट के नेम ले रहा हूँ, मैं सिर्फ नेम ले रहा हूँ, आपने अच्छे से देखना है कि सब कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है, हार्डनेस इज़ द प्रॉपर्टी टू रिटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली रिटेन कर रहा है इसका मतलब वो हार्ड है, वो चाहे एसिड या बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हार्ड एसिड क्या होते हैं, एक्सेप्टर एटम जिसका स्मॉल साइज़ का हो, चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा हो और 9 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी ना हो, जैसे H+, ये हार्ड एसिड में आते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, एक्सेप्टर एटम जो है वो लार्ज साइज़ का हो और चार्ज कम हो, ठीक है, और इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास ट्रांजिशन मैटर के कैटायन आ जाते हैं। हार्ड बेसिस क्या होती हैं, ये ऐसी लिविस बेसिस होती हैं जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो मगर उसको वो स्ट्रांगली होल्ड करें। फॉर एग्जांपल वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल वगैरह, ठीक है, ये हेलाइड आयन है। सॉफ्ट बेसिस क्या होती है, ऐसी लिविस बेसिस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके पास क्या होते हैं, जैसे आयोडाइड आयन है, ये वो, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ओसानोविच कॉन्सेप्ट, उसका भी आपने देख लेना है कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, ठीक है। तो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट सारे पूरे हो जाएंगे आपके। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होते हैं जी। तो बबल पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, जब उसको हम हीट करते हैं तो वेपर का जब पहला बबल आपके पास क्या होता है, अपीयर होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं जी, याद रखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। काफ़ी लेंथी सेशन हुआ, विश यू गुड लक। इसको आप अच्छे से करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा
वो होगा हमारा इसमें मैं बल्कि ग्रुप में बता देता हूँ, ठीक है। विश यू गुड लक। इसको आप करें, फिर मैं ग्रुप में बता देता हूँ नेक्स्ट सेशन कौन सा है।